हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। ये पार्ट वन है। मैं छोटी छोटी डेरिवेशंस निकाल रहा हूँ। ये सिर्फ वही डेरिवेशंस है जो एक्सपेक्टेड है कि आएंगी, पहले बहुत बार आ चुकी हैं। मेरा नाम अनमोल कुमार, मैं आईआईटी जेई और नीट का फिजिक्स एजुकेटर हूँ। तो मैं उनकी बहुत मदद करता हूँ। अब मैं सीबीएसई वालों की भी यहाँ पर हेल्प करने आया हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेट है, ऐसे ही बहुत सारे पार्ट निकल जाएंगे। मैं छोटे पार्ट इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो दो दो तीन तीन घंटे तक बैठे रहे कंप्यूटर के सामने, आंखें दर्द कर जाती हैं। ये छोटा सा पार्ट है। मैं जैसे जैसे डेरिवेट करता रहूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। फॉलो करके अपने आंसर को मेरे साथ बनाते जाना है। सीखिए, खुद करिए, और यहीं पर चीज़ों को फिक्स कर लीजिए कि भाई अब मुझे ये पूरी डेरिवेशन आ चुकी है, ये मुझे चैप्टर का ये वाला पर्टिकुलर पार्ट आ चुका है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली उठ कर आएगा। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, थोड़ा बहुत से समझना है, बाकी सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, यहीं पर पढ़ो और यहीं पर फुल एंड फाइनल कर दो। चलिए, तो पहली डेरिवेशन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या है डेरिवेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्पेरिकल शेल बाय गॉस थ्योरम। गॉस, ठीक है, गॉस थ्योरम का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और देन अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनसाइड पॉइंट पर निकालना पसंद करेंगे। तो लेट अस कंसिडर अ पॉइंट ओवर हियर विच इज इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है? यहाँ पर हम अपना गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो दिस इज माई गॉसियन सरफेस ओवर हियर। जब मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा तो मुझे ऐसे लिखना है, टीचर को ऐसे दिखाना है मुझे। मैं लिखूंगा इनसाइड, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। इनसाइड द स्फीयर एट पॉइंट पी। हम इस पी पॉइंट पर क्या निकालने वाले हैं? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। इज दिस क्लियर? अब देखो कैसे निकालना है। यहाँ पर हमारा गॉसियन सरफेस ये हमने चूज कर रखा है। देखिए, ये हमारा क्या है? गॉसियन सरफेस है। क्लियर? यहाँ हम एक बहुत छोटा सा सरफेस चूज करेंगे। ये जो छोटा सा सरफेस हम चूज कर रहे हैं, ये क्या है? डीएस है। हम ये मानकर चल रहे हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, और जो सरफेस एरिया का जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर डीएस कैप, वो भी बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ और ये वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया जीरो। इज दैट क्लियर? ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये छोटा सा एरिया है, डेल्टा एस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया भी, वो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, इन दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे ई डॉट डी एस इंटीग्रल क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये बताओ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो तुम कहोगे सर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज रिसाइड नहीं करेगा। अगर मैं कोई चार्ज हमारे स्फेरिकल शेल को दूंगा, जो कि मैं देना भूल गया इस वक्त, तो वो हमेशा बाहर की तरफ ही रिसाइड करेगा, कभी भी अंदर जाकर रिसाइड नहीं करने वाला वो। इज दिस क्लियर? कभी भी अंदर रिसाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर जब चार्ज बाहर की तरफ रिसाइड कर जाएगा तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो हम क्यू इनसाइड जीरो लिख देंगे। अब हम लिखेंगे ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट लिख देंगे। अब देखो, अगर इंटीग्रेट भी करोगे तो भी क्या फायदा हो जाएगा? कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एरिया, ये तो एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो जीरो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू जीरो इनसाइड। इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। चलो, अब हमने जब इनसाइड कर लिया तो हमारा मेन काम कहाँ आ जाता है? सरफेस पर आ जाता है। जब आप सरफेस पर चूज करोगे तो आपको जो गॉसियन सरफेस होगा वो कुछ ऐसे बनाना होगा। देखो, मैं यहाँ डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, आपको दिख रही होगी। देखिए, यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है, ये गॉसियन सरफेस जस्ट हमारे स्फीयर के जस्ट आउटसाइड है। इज दिस क्लियर? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, ऐसी इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। हम एक छोटा सा एरिया यहाँ पर भी तो चूज कर सकते हैं। यस, वी कैन चूज दैट। एक छोटा सा एरिया जब आप यहाँ चूज करेंगे, एरिया अंडर कंसिडरेशन, तो सेम केस जैसे हमारा इनसाइड था वैसे ही हमारा आउटसाइड का भी बनेगा, ऑन द पेरिफेरी। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। तो आप देख पा रहे हैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है।
दोनों के बीच का अभी भी एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। और ये हर पॉइंट पर बनेगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर जो मैंने दिखाया है, हर पॉइंट पर। तो आप क्या लिखेंगे आउटसाइड के लिए, आउटसाइड ऑन स्फीयर, ठीक है। आउटसाइड या आउटसाइड वर्ड मत यूज करो, आप ऑन स्फीयर यूज कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ऑन स्फीयर, ठीक है। पॉइंट ऑन स्फीयर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ई डॉट डी एस लूप इंटीग्रल क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज करे हुए है, टोटल चार्ज, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब हम इसे फिर से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई डी एस कोसाइन ऑफ 0 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई विल बी इक्वल टू, देखो अब हमने यहाँ पर इंटीग्रेट करा नहीं, तो इंटीग्रेट करना जरूरी है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, हम टोटल एरिया के लिए इंटीग्रेट करेंगे। एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द ई एट द सरफेस। अब हमारे पास कौन सा बचा पॉइंट, अब हमारे पास बचा पॉइंट आउटसाइड। मैं इसका यूज करूंगा, पॉइंट आउटसाइड, बिल्कुल बाहरी वाला पॉइंट, बिल्कुल आउटसाइड वाला पॉइंट। आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लो मैं ऐसे ले लेता हूँ इस तरह, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लो ये मेरा स्फीयर है, ठीक है सर, थोड़ा सा इसे अच्छे से बना लेंगे। अगर ये मेरा स्फीयर है, तो जो पॉइंट मैं लेना चाह रहा हूँ वो पॉइंट बिल्कुल बाहर की तरफ है, यहाँ पर। इज दिस क्लियर। यहाँ पर वो पॉइंट है जिसे मैं लेना चाह रहा हूँ एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर। तो इस केस के लिए जब आप अपना गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये गॉसियन सरफेस ऐसा सर्कल बनेगा, और ये गॉसियन सरफेस टोटल टोटल चार्ज को क्या करके रखेगा, अपने अंदर एनक्लोज करके रखेगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगेन अगर आप कोई भी एरिया चूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी बाहर निकलेगी, एरिया वेक्टर अभी भी बाहर निकलेगा, दोनों के बीच का एंगल अभी भी 0 डिग्री होगा। सेम चल रहा है देखो तीनों केसेस के अंदर, रट कर रखना। अगर आ गई डेरिवेशन तो यही डेरिवेशन आपको लिखनी है, कोई चेंजेस मत करना। तो ई डॉट डी एस क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई डी एस इंटीग्रेशन कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना चार्ज अपने अंदर गपचियाए बैठा है, वो क्यू चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से 4 पाई y स्क्वायर तक। तो क्यू अपॉन में 4 पाई y स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है सर। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, फटाफट से पॉज करके लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट डेरिवेशन पर आ जाता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइटली लॉन्ग थिन वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास हमने एक थिन वायर रख रखा है। इज दिस क्लियर, ये हमारा थिन वायर है, और उसके अराउंड मैंने ये गॉसियन सरफेस बना दिया है। ये जो गॉसियन सरफेस है ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पर बनाया है। अब आपको ये प्रोसीड कैसे करना है, ये सॉल्यूशन इसका कैसे निकालना है, आपको कहना है हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस गॉसियन सरफेस के लिए कुछ ऐसे जाएंगी, ये तो हम जानते हैं। तो हम यहाँ तीन सरफेस लेंगे, पहला नीचे वाला सर्कल, दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एंड तीसरा ऊपर वाला सर्कल। तो आपको यहाँ लिखना है पहली चीज, एरिया, थर्ड एरिया के लिए ये उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया 3 वेक्टर। और ये पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पर एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री, ऐसे पहले दिखा देना है आपको। सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी आपको ऐसे ही करना है कि भाई आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे नीचे की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे ही जाएगी। तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये एरिया वेक्टर है फर्स्ट वाले का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। फिर आप बीच वाले पे आ जाएंगे, कर्व सरफेस एरिया पे आ जाएंगे। आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखा सकते हैं किसी भी तरफ, आगे पीछे लेफ्ट और राइट कहीं भी दिखा सकते हैं। और जो एरिया वेक्टर होगा वो तो बाहर की तरफ होगा, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तब आप लिखेंगे क्या, ई डॉट डी एस फॉर द फर्स्ट प्लस
ई डॉट डी एस फॉर द सेकेंड प्लस ई डॉट डी एस फॉर द थर्ड, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि क्यू इनसाइड होगा तो कितना होगा। देखो, ये एक लाइन चार्ज है, इसका मतलब है चार्ज इसके ऊपर पर यूनिट मीटर पर यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसे लैम्डा लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मान लो एच हाइट का माना, तो अगर एच हाइट का सरफेस हम लेकर चल रहे हैं, तो जो नेट चार्ज इनसाइड होगा वो कितना होगा, हाइट ऑफ द सरफेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। भाई देखो, अगर मेरा गॉसियन सरफेस इतना बड़ा है, देख रहे हो इस पेन को, अगर मेरा गॉसियन सरफेस इतना बड़ा है तो सिर्फ इतनी हाइट तक का तो चार्ज मेरे पास रहेगा, इतू सा चार्ज ही तो मेरे पास रहेगा। तो मुझे बस उतना ही चार्ज कंसिडर आउट करना है जितना इस सरफेस के अंदर है। अब इसे हम कहते हैं क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे तुम 10 रुपए की 10 टॉफी लेकर आए, तो एक टॉफी कितने की पड़ी तुम्हारे को, तो तुम कहोगे सर 1 रुपए की। पड़ी नहीं पड़ी? तो ऐसी ये भी है कि पर यूनिट लेंथ में हमारे पास कितना चार्ज है, वो उसे हम लैम्डा कहते हैं। तो अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा इतनी सी लेंथ में कितना चार्ज भरा पड़ा है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हाइट एच से। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर अगर हम देखें पहला और तीसरा, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। क्यों इसका आंसर जीरो हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है कितना है हमारा, 90 डिग्री है। सिर्फ सेकंड वाला बच जाएगा। सेकंड वाले को आप कैसे लिखेंगे, देन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं इस चीज को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। आप लिखना सेकंड वाले के लिए ई डॉट डी एस फॉर द सेकंड वन इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है यहाँ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ई कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है? अब क्या होगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, जगह बच रही है, यस बच रही है, यही लिख देता हूँ। कितनी निकल कर आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर हम जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पी पर निकालना चाह रहा था, तो उसके लिए ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है, ये गॉसियन सरफेस उस पॉइंट तक रीच आउट करना चाहिए था। तो जो रेडियस होगी इस सिलेंडर की, जो रेडियस होगी इस गॉसियन सरफेस की, वो किसके बराबर होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी की दूरी हमारे किससे, हमारे वायर से। यही वो रेडियस आर है जो हम यहाँ पर लेंगे। तो एक बार मैं समराइज करवा देता हूँ। पॉइंट पी पर मैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता था, तो मैं एक सिलेंडर बना दूंगा जिसकी रेडियस किसके बराबर होगी, पॉइंट पी और वायर के बीच की दूरी के बराबर होगी। तीन सरफेस मैं यहाँ पर ले लूंगा, 1 2 एंड 3। इन तीन सरफेसेस पर मैं ये देख लूंगा कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या क्या एंगल बन रहा है। ठीक है? जैसे पहला और तीसरे सरफेस पे 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन दूसरे सरफेस पे 0 डिग्री बन रहा है। फिर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा अपने सॉल्यूशन को। ठीक है? यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से अपने सॉल्यूशन को लिखता हूँ तो फायदा ये हो जाता है कि भाई मैं यहाँ पर टीचर को ये बता रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है, मुझे पता है तीन सरफेसेस है, तो तीन सरफेसेस के साथ मुझे डील करना है यहाँ पर। फिर उनमें से दो सरफेस, मतलब ये सर्कल वाले जो दो सरफेस होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। कौन सा बचता है, सिर्फ ये दूसरा सरफेस बचता है, कर्व सरफेस एरिया वाला। बस हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर हम नेट चार्ज की वैल्यू लिख लेते हैं यूनिटरी मेथड से, और ई डॉट डी एस को इवेल्युएट कर लेते हैं। याद रखना, सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का, एंड देन थोड़ा सा काट पीट करके हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। ये चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तो सर्वाधिकली पूछा ही जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने एक बैटरी लगा रखी है। पहले हम यहाँ शुरू करेंगे किससे, लॉ ऑफ कैपेसिटेंस से। क्या हम लिखते हैं, Q इक्वल टू सी वी। लिखते हैं नहीं लिखते, यस। तो अब यहाँ पर मैं C की वैल्यू निकालूंगा Q अपॉन में V लिखकर। अच्छा, V की वैल्यू क्या हो जाती है, ED हो जाती है। तो यहाँ मैं लिखूंगा Q अपॉन में ED। ठीक है? अब
ई की वैल्यू कितनी होती है कैपेसिटेंस के बीच में, क्यू अपॉन में वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज जो हमने ले रखा है, कितना ले रखा है, स्मॉल क्यू पर यूनिट एरिया, है ना। तो हम यहाँ पर पहले चार्ज को लिख देते हैं कि भाई हमारा चार्ज है स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू नहीं है, स्मॉल क्यू है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिख रहा है? मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। अब बस मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पर लगा देना है। तो सी का आंसर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, अपॉन में डी उतर आएगा। तो सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई सी की वैल्यू, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। दैट इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है जो हमारे को चाहिए, जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। क्लियर है? बस आपको कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहला ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला, तीसरा ये फॉर्मूला, चौथा ये फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डेरिवेशन पर आते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन। ठीक है सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन में क्या होता है, जैसे ही मैं बैटरी लगाता हूं तो हमारे जितने भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। हमें ये मानकर चलना है कंडक्टर की लेंथ एल है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे करंट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। हम लिखेंगे करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन में क्या लिखेंगे, टाइम टी। अच्छा, टाइम टी कितना होगा, भाई जितनी वेलोसिटी से ये खिसक रहे हैं, किस वेलोसिटी से ये खिसक रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। भाई उस खिसकने वाली वेलोसिटी को ही तो हम क्या कहते हैं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस नहीं मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी एल, और हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो कौन सी आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो हम लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे यहाँ पर हम रिसिचुएट कर सकते हैं। अब नेट चार्ज कितना पास हो रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। भाई ध्यान से देखो, यहाँ ऐसा तो नहीं है एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने कहा भाई देख लो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एल अपॉन वी डी, दैट इज एन ई वी डी अपॉन एल। लेकिन फिर मैंने एक चालाकी की, मैंने कहा कि यार इसका एरिया भी तो होगा इस सर्कल का, इस छोटे से क्रॉस सेक्शन का, है ना। क्यों ना उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर दिया जाए, उससे एक फायदा हो जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, उससे क्या फायदा होगा ध्यान से समझना आप ये कह सकते हो कि ये तो हमारा हो जाता है वॉल्यूम। क्या हो जाता है ये, वॉल्यूम। तो आप नीचे लिख सकते हो कि ये हो गया वॉल्यूम, एन ई ए वी डी। अब इस केस में क्या होता है, एन अपॉन में वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी। क्या कहते हैं हम इसे, नंबर डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी होती है ना, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसी नंबर डेंसिटी होती है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसे क्या लिखेंगे, नंबर डेंसिटी, स्मॉल एन। मैं इस वाले पेन से लिखता हूँ, स्मॉल एन ई ए वी डी, वेयर स्मॉल एन इज एन अपॉन में वॉल्यूम, दैट इज नंबर डेंसिटी। ठीक है सर। तो आपको यहाँ पर ऐसे करके इस फॉर्मूले को क्या करना है, प्रोसीड करवाना है। मैं यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे हिंट्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम निकालने में ना आ सके। बस ये डेरिवेशन आपको नोट डाउन कर लेती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन पर मूव ऑन करते हैं। और ये आखिरी डेरिवेशन है, इसके बाद मैं एक और निकालूंगा सीरीज, ऐसी छोटी छोटी डेरिवेशन करते रहेंगे। मैं उन्हें छोटा बना दूंगा, है ना, ताकि तुम 5 मिनट में कम से कम ये डेरिवेशन कर लो। हर दिन मैं ये चीज निकालने वाला हूँ। अब रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल्टा एम हम करने वाले हैं। म्यू क्या हो जाता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, और डेल्टा एम क्या हो जाता है हमारा, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन इन द केस ऑफ प्रिज्म। क्लियर है? पसंद आ रहे हैं नोट्स, अच्छे हैं?
ठीक है, अगर मैं डाल पाया तो मैं टेलीग्राम पर इन नोट्स को जरूर डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है सर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें लिखना है, हम जानते हैं आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। फॉर मिनिमम क्या चीज, फॉर मिनिमम डेल्टा आई ई के बराबर होता है, R1 R2 A/2 के बराबर होता है। तो म्यू की वैल्यू जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, साइन आई साइन आर। तो हम लिखेंगे भाई, ये इक्वेशन बी है और ये ए और बी इक्वेशन हो गई और वो पहली इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। और ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ए, 1 और ए से आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। अब हम लिखेंगे आई माइनस ए प्लस, प्लस गलती से मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, क्योंकि मिनिमम हो जाएगा ना कंडीशन। तो ये हो जाएगा 2i माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, डेल्टा मिनिमम प्लस ए, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2। ऐसी आर की वैल्यू हमारे को निकालनी है। और ये कौन सा आर होना चाहिए, जब आपने मान लो ये वाला इंटरफेस लिया, पी क्यू इंटरफेस लिया, तो ये R1 हो जाएगा। कौन सा, R1। तो यहाँ पर ये जो आर है आप इसे R1 लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे आप इसे, R1। क्लियर है सर, यस सर, ये R1 हो गया। तो अगर आपको R1 निकालना है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई R1 और R2 तो बी या A/2 के बराबर है, यही तो कंडीशन है। R1 और R2 किसके बराबर है, हमारे A/2 के बराबर है। तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना। तो यहाँ पर से हमारे पास म्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, जब आप आई की वैल्यू को और आर की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैं नीचे कर देता हूँ, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2 अपॉन में साइन ए अपॉन में 2। ये हमारे पास नेट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसे हमारे को ऐसे बॉक्स में टीचर को डालकर दे देना है, ताकि उसे पता रहे कि देखो भाई हमने आपका सॉल्यूशन निकाल दिया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, इतनी सी ही डेरिवेशंस हैं। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक क्रिएटिव लग रहे हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि मैं काफ़ी रफ एंड टफ नोट्स बनाता हूँ, काफ़ी उसके अंदर कंसेप्चुअल पार्ट, थियोरेटिकल पार्ट, एनालिटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन मैंने बच्चों की क्यूरोसिटी को देखते हुए ये सारे नोट्स बनाए हैं। बाद में मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी डेरिवेशंस लेकर आऊंगा। ये 5 डेरिवेशन का सेट है, ऐसी 5-5 करके डेरिवेशन का सेट निकालूंगा, क्योंकि 15-20 डेरिवेशन ऐसी है जिनमें से कम से कम नहीं, कम से कम 20 मार्क्स का मटेरियल आएगा ही आएगा, आप देख कर रख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, थैंक यू।